आज मार्केट में फिर से ग्लोबल संकेत आपके लिए काफी पॉजिटिव हैं। अगर आप ज्यादातर एशियन मार्केट्स को देखेंगे, यूएस मार्केट्स को देखेंगे, वहां की क्लोजिंग अच्छी है और उसकी बदौलत आज एसजीएक्स निफ्टी फिर से ऊपर है। कल एक अच्छी चीज ये थी, कल हमने 2 ही मिनट में 10,600 को पाया और कल दिन भर हमने 10,600 को छोड़ा ही नहीं और 600 के ऊपर की क्लोजिंग मिल गई है। आज ये मोमेंटम यानी कि बुलिश ट्रेंड मार्केट के अंदर जारी रह सकता है और ये आपको दिख रहा होगा एसजीएक्स निफ्टी से भी। एक बार पहले एसजीएक्स निफ्टी देखते हैं, उसके फिर आज का जी बिजनेस का व्यू भी आपके सामने रखेंगे कि कैसे ट्रेड लिया जाए। अभी तक सभी संकेतों को समझते हुए 24 अंकों की बढ़त के साथ एसजीएक्स निफ्टी है और एक अच्छी बात यह है कि अभी 650 के भी पार है। अब जी बिजनेस का व्यू, मार्केट में कल जिस तरह का मोमेंटम बनता हुआ दिखा है, ऐसा लग रहा है कि आज भी ट्रेंड बुलिश ही रहने वाला है। ये शॉर्ट कवरिंग का ट्रेंड नहीं है, बल्कि सोच समझ के सेक्टोरियल खरीदारी का ट्रेंड है। ये सोच समझ के बनती हुई रणनीति का ट्रेंड है जो मार्केट के अंदर दिख रहा है। आज अगर आप मार्केट में शॉर्ट करने के बारे में सोच रहे हैं या फिर ये सोच रहे हैं कि बाजार थोड़ा थक गया है, तो एक बार दोबारा से सोचिएगा। मार्केट हर 50 पॉइंट पे आपको ये फीलिंग तो करवाता है कि वो थक गया, लेकिन वो थकता नहीं है, बल्कि नए लेवल्स को बना के रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बन रहा है। इसलिए शॉर्ट करने से थोड़ा बचना चाहिए। 10,700 बाजार के लिए आज एक अहम पड़ाव होगा, लेकिन ठीक उससे पहले 650 को पार करना होगा और फिर 690 की सुरंग को भी खोदना होगा। उसके बाद आपको 700 का लेवल दिखेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आज अगर इंडेक्स में ट्रेड करें, एक इंडेक्स से ही जब बात चढ़ी तो इसके अंदर जो चर्निंग हो रही है उस पर भी जरूर ध्यान रखिएगा। ये सेक्टोरियल चर्निंग है। कल जैसे लॉजिस्टिक के शेयर चल रहे थे, परसों फर्टिलाइजर के, आज हो सकता है कुछ और थीम भी चले, तो थेमेटिक भी हो जाइएगा। निफ्टी का जो सपोर्ट है वो 590 550 है। इसको आप ऐसे भी सोचिएगा कि पहला सपोर्ट तो 590 का है और S2 अगर आप इन्वेस्टर हैं, 7-8 दिन 10 दिन के लिए सौदे रख रहे हैं, तो तब 550 हो जाएगा। ये निफ्टी का अहम सपोर्ट है। रही बात बैंक निफ्टी की, तो फ्यूचर तो 25,700 के ऊपर हो गया, लेकिन कल बैंक निफ्टी का स्पॉट 25,700 के ऊपर नहीं था, उसमें अभी भी थोड़ा सा गैप है। इसलिए आज बैंक निफ्टी का स्पॉट भी कोशिश ये करेगा कि 25,700 के ऊपर आ जाए और तेजी बढ़ने के साथ साथ अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कीजिए। फिलहाल यही टेक्निकल एनालिसिस का बेसिस भी है और यही एक अच्छी रणनीति भी है कि सौदे खड़े करें, उससे डरे नहीं, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ चले, जो कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए। वैसे निफ्टी जो ग्लोबल संकेत हैं वो आज अच्छे हैं। जापान की मार्केट छुट्टियों के बाद जब वापस खुली तो 0.5% ऊपर है और जियोपॉलिटिकल टेंशंस पे भी आज हो सकता है थोड़ा सा रिलीफ मिले, क्योंकि साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया की मीटिंग हो रही है। जी हाँ, ये विंटर ओलंपिक्स को लेकर है, पर कुछ भी होता है, डोनाल्ड ट्रंप भी कह चुके हैं कि वो वेलकम करते हैं डायलॉग, अगर जरूरत पड़ी वो भी बैठकर बातचीत करना चाहते हैं, तो रिलीफ है। पर जो हमारी मार्केट्स के लिए रिलीफ नहीं है वो है क्रूड ऑयल प्राइस, क्योंकि क्रूड ऑयल प्राइस अभी बढ़ते ही जा रहा है। डॉलर में भी तेजी है, तो अगर ये दोनों का कॉम्बिनेशन देखें तो ये इनफ्लोज के लिए अच्छा नहीं है। पर अब ये सारी चिंताएं पीछे रखकर मार्केट स्ट्रांग ही लग रहा है और ऑफ कोर्स बजट भी है, जिसके लिए काफी सारी ऑप्टिमिज्म है सारे सेक्टर्स और स्टॉक्स में, तो वो भी एक ट्रिगर है। बिल्कुल, ये तो खैर इंपॉर्टेंट है ही मार्केट के अंदर, क्योंकि मार्केट इस समय बजट की खुमारी के अंदर है और इस समय आज अगर आप देखेंगे तो कुछ नंबर्स के अंदर भी मार्केट चला जाएगा, क्योंकि अब लगातार क्वार्टरली नंबर्स भी आ जाएंगे। इसलिए जो मैक्रो इवेंट है, खासकर कच्चा तेल और डॉलर रूपी इक्वेशन, ये बैक ऑफ द बर्नर होगा। ये सोचा जरूर जाएगा, शायद उतना तेज रिएक्शन ना दिखाए। अब मेरे साथ आशीष केलकर भी जुड़ चुके हैं, एक बार उनसे व्यू ले लेते हैं, उसके बाद फिर आज का डेरिवेटिव का डाटा भी आपके सामने उतारेंगे। आशीष, पहले तो शुक्रिया समय देने के लिए। आज का सेटअप और कल की क्लोजिंग दोनों को ऐसा लग रहा है कि ये कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला बाजार है, ये कन्विक्शन को स्ट्रांग कर रहा है और उनको अच्छा चपेट लगा रहा है जो बाजार इस समय शॉर्ट करके बैठे हैं, करना चाहते हैं। आपकी राय सर? गुड मॉर्निंग डिम्पी जी। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर अगर निफ्टी का देखते हैं तो बुलिश मोमेंटम जो हमने कल देखा, कल की क्लोजिंग पर जो देखा, और आज जिस तरह के अंतर्राष्ट्रीय बाजारों को हम देख रहे हैं, तो मैं मानता हूं कि डेफिनेटली आज बुलिश मोमेंटम जारी रहने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। जैसा आपने सही फरमाया, कुछ देर पहले आप बात कर रहे थे लेवल्स की, तो मैं भी उसी लेवल से सहमत हूं आपसे। निफ्टी के लिए ऊपर की तरफ 10,680 और 10,700 के लेवल्स हैं। 10,650 को अगर हम क्रॉस करके ऊपर टिकते हैं तो 10,700 का लेवल हम आज ही टेस्ट करते हुए देख पाएंगे। तो शॉर्ट पोजीशन अगर किसी को लेनी है तो आज डेफिनेटली नहीं लेनी चाहिए। जिनके पास लॉन्ग पोजीशन है इंडेक्स में, वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करके अपने पोजीशन को बरकरार रखे। आज 700 हो सकता है पार, आज 10,700 के लेवल को कर जाएंगे पार।
हाँ, 10,700 को हम डेफिनेटली टेस्ट करते हुए देख पाएंगे। वहां पे एक बार रिव्यू लेना जरूरी है कि हम क्रॉस करके ऊपर बंद देते हैं या नहीं देते हैं। ठीक है, आज के लेवल के लिए 10,700 जो जी बिजनेस का व्यू भी है, आशीष ने भी उस पर मोहर लगाई है कि यस, एक बार हम टेस्ट करने के लिए वहां पे पहुंच सकते हैं। तो 10,700 आज का पड़ाव, एक टिक टिक लगा के इस नजर को हमको देखना होगा। अब जरा डेरिवेटिव यानी कि वादा से कुछ संकेत देख लेते हैं। पहले एफआईएस का कामकाज और उसके बाद फिर कॉल पुट का डाटा होगा। पहले अगर एफआईएस का कामकाज देखेंगे, बीते सत्र तो 690 करोड़ की प्लस पोजीशन एफआईएस की तरफ से हुई है। ये तीसरा ऐसा दिन है जब मार्केट के अंदर एफआईएस भले ही क्वांटम छोटा कर रहे हैं लेकिन खरीदारी का आंकड़ा है, ये एक बेहतर चीज है। डीआईएस 206 करोड़ की सेलिंग है, कुछ ज्यादा मीनिंग नहीं है क्योंकि डीआईएस को ऑलरेडी मार्केट में पैसा काफी है। अब जरा एफ&ओ के हिसाब से एफआईएस ने कहां कहां काम किया जी, ये देखिएगा। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट आपको होगा इंडेक्स का ऑप्शन, ये 27 यानी 27 करोड़ का आंकड़ा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है डायरेक्शनल अप्रोच देने के लिए। ये डायरेक्शनल अप्रोच का मतलब क्या, अब उसको आपको दिखाते हैं। 10,600 10,700 दोनों की कॉल्स दिखा सकते हैं कल जहां पे अच्छी खरीदारी थी। जी बिजनेस लगातार ना केवल आपको निफ्टी बल्कि ऑप्शंस के जरिए इस कॉल के बारे में सचेत करता रहा है। ये हमने 65 से शुरू किया था, परसों 90 और कल 110 की क्लोजिंग हमको मिली है। आज ये फिर से मोमेंटम दिखाएगी कॉल, कल शॉर्ट कवरिंग थी। एक बार जरा 10,700 भी दिखाएं क्योंकि यहां पर भी फ्रेश बाइंग देखने को मिल रही है, कुछ ताजा खरीदारी यहां पर भी बनती हुई दिखी है क्योंकि 25% का प्रीमियम यहां पर भी आया है। अब जरा पुट्स 10,500 की पुट दिखा सकते हैं, 10,600 की पुट भी दिखाएं। अगर मंदी बिके, कॉल के अंदर खरीदारी आए तो समझेगा मार्केट अपने ट्रेंड को नहीं छोड़ रहा। और जब एफआईएस का डाटा 2700 प्लस करोड़ रुपए का आ जाएगा तो ये और क्लियर हो जाता है। तो इसलिए आपके मन में अब कोई शंका नहीं होनी चाहिए। मार्केट का व्यू, जी बिजनेस का व्यू अब आपके सामने इंडेक्स को लेकर। अब मेरे साथ अविनाश गौरेशकर भी जुड़ चुके हैं, साथ ही इम्तियाज कुरैशी भी हैं। अब उनसे समझ लेते हैं वो बाजार को कैसे देखते हैं। इम्तियाज, पहले तो शुक्रिया समय देने के लिए। इंडेक्स तो काफी हद तक समझ में आ गया है। मैं आपसे आज का स्टॉक समझना चाहता हूं जिसमें सबसे ज्यादा कन्विक्शन है। आपने क्लाइंट्स को दे चुके हैं, आप खुद भी काम करना चाहेंगे उस पर और आप चाहते हैं इस सौदे को जरूर होना चाहिए, आज के दिन तो कम से कम होना ही चाहिए। वो शेयर कौन सा है सर? वेरी गुड मॉर्निंग डिम्पी। देखिए, नो डाउट हमने काफ़ी अच्छा यहाँ पे जैसे अपने डेरिवेटिव एनालिसिस किया हुआ है यहाँ पे कि 10,500 10,600 में काफ़ी ज़्यादा पुट राइटिंग है, तो मेरे ख्याल से बेस फॉर्मेशन यहाँ पे बनने के लिए तैयार है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे जो फ्रंट लाइन इंडेक्स है उसमें काफ़ी ज़्यादा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस में आईटी सेक्टर्स में अभी भी देखना चाहता हूँ, खास करके इन्फोसिस हुआ या मेरे ख्याल से टेक महिंद्रा हुआ। तो ये दो चुनिंदा स्टॉक्स है जहाँ पे मेरे ख्याल से आज दाव लगाया जा सकता है। ठीक है, कुछ आईटी स्टॉक्स होंगे जिस पे आप एक बार सौदा खड़ा कर सकते हैं। ये आज के कुछ एक मोमेंटम वाले हिस्सा है जो आज ध्यान देना चाहिए। कल वैसे इन्फोसिस की क्लोजिंग अच्छी है। अविनाश, शुक्रिया आपका भी आज समय देने के लिए। सर, आपको मार्केट में इस समय डर वाला हिस्सा ज्यादा दिख रहा है कि बाजार बहुत चल चुका है, या फिर मार्केट ने जो बिहेवियर दिखाया उससे कॉन्फिडेंस आपका बढ़ गया, नहीं बाजार और चलेगा? ये डर है या चलेगा? गुड मॉर्निंग डिम्पी। मॉर्निंग सर। मुझे लग रहा है कि डिम्पी जिस प्रकार का क्रूड ऑयल का प्राइस का ट्रेंड है, यहाँ पे अगर क्रूड ऑयल अगर स्टेबलाइज होता है तो मैं समझता हूँ कि मार्केट्स में डेफिनेटली जो कंसोलिडेशन का माहौल है वो चलता रहेगा। स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी आपको ज़्यादातर मिड कैप्स और छोटी कंपनीज में देखने को मिलेगी। और फ्रंट लाइन में हमको लग रहा है कि जो ग्रोथ सेक्टर्स है जैसे कि ऑटोमोबाइल है, ऑटो कंपोनेंट्स है, व्हीकल फाइनेंसिंग है, यहाँ पे डेफिनेटली एक अच्छा खासा पॉजिटिव रुझान बन सकता है। मेरे ख्याल से आने वाले 1-2 क्वार्टर्स के बाद जो FY19 के नंबर्स एनालिस्ट फैक्टर करेंगे, वहाँ पे हमको लग रहा है कि इन सेक्टर से ज़्यादातर आउट परफॉर्मेंस आपको मिलेंगे। तो स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखिए। मार्केट्स में डेफिनेटली ऊपरी लेवल पे रेजिस्टेंस आ सकता है, थोड़ी बहुत वीकली भी आ सकती है, बट ओवरऑल मुझे लग रहा है कि बायस पॉजिटिव ही रहेगा। चलिए, पॉजिटिव बायस रहेगा और स्टॉक स्पेसिफिक रहिए, यही अविनाश की एडवाइस है। अब बात करते हैं कुछ अच्छे बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स की। हमें बताने के लिए हमारे साथ आप रजत मौजूद है। रजत, बताइए क्या है आज की ट्रेडिंग कॉल्स? बिल्कुल, ट्रेड बुल सिक्योरिटीज पहली कॉल दे रहे हैं पीवीआर पे। याद होगा बीते सत्र में, अंतिम सत्र में यहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग खरीदारी थी, दिन की उच्चतम स्तर की क्लोजिंग। तो फॉलो बाइंग का कैंडिडेट है, आज खरीदते हैं तो 1510 ये टारगेट रहेगा और 1444 का एक लगा लीजिए स्टॉप लॉस। दूसरा एक पॉकेट जो सबसे अट्रैक्टिव है मार्केट पे अभी, वो है एनबीएफसी और उसमें से भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां। LIC हाउसिंग, इस पे बेट लगाने की सलाह है। 600 का टारगेट, 576 का लगाना
लगाना होगा एक स्टॉप लॉस। इन्वेस्टर पॉइंट बेट लगा रहा है EIH पे। कल होटल इंडस्ट्री का दिन था, आज भी हो सकता है खरीदारी EIH पे देखने को मिले। 194 का टारगेट, 181 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। एक स्टॉक है मार्क्सन्स फार्मा, लोअर लेवल से बहुत स्मार्टली गेन कर रहा है ये स्टॉक। आज के लिए टारगेट है 48, स्टॉप लॉस 43.5 का स्टॉक पे लगाना होगा। और तमाम फार्मा सेक्टर से जुड़ी कंपनियां जो है वो एक्टिव है इसमें मार्केट पे। श्री इंफ्रा एक और स्टॉक जहां पर इन्वेस्टर पॉइंट की पॉजिटिव रिकमेंडेशन है। आज के लिए टारगेट दे रहे हैं 108 का, स्टॉप लॉस 100 का लगाना होगा। IDBI कैपिटल ये बेट लगा रहे हैं PNB हाउसिंग पे। आज के लिए जो टारगेट दे रहे हैं वो है 1362 का और स्टॉप लॉस 1319। और एक स्टॉक है यूनिप्लाई जिसमें बहुत अपसाइड पोटेंशियल है, लेकिन आज के लिए टारगेट है 442। IDBI कैपिटल की बाय रिकमेंडेशन है, उनकी रिपोर्ट में जो स्टॉप लॉस है वो है 119.5 का स्टॉक पे। ठीक है, ये कुछ एक पर्टिकुलर शेयर्स हैं जो कि ट्रेडिंग कॉल्स में तब्दील होते हुए दिख रहे हैं। अब हमारे साथ अविनाश भी बने हुए हैं। अविनाश, 18 तारीख को ना, यानी कि इस अर्निंग के सीजन में और बजट से ठीक पहले एक GST की बैठक होगी। उसमें हमको ये पता लगा है कि कुछ एक कृषि के जो इक्विपमेंट है ना वो सस्ते हो सकते हैं। अभी हमने एक ट्रेडिंग कॉल भी देखी थी, श्री इंफ्रा फाइनेंस। ये एक्चुअली उसी को फाइनेंसिंग में भी आती है, जो एग्रीकल्चर से जुड़े इक्विपमेंट है उनको फाइनेंस भी करती है। ये कल अच्छा चला भी है, क्लोजिंग बहुत स्ट्रांग हुई है। एक तो इस पे आपकी राय चाहिए, ये एक बेनिफिशियरी है, और दूसरा आपका कोई भी पसंदीदा शेयर जो आपको लगता है आज पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए वो शेयर। मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली श्री फाइनेंस में जिस प्रकार का इनका फाइनेंसिंग बास्केट है, इनको डेफिनेटली फायदा मिलेगा अगर GST की दरों में रूरल रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स है वहाँ पे और कटौती आती है। इनफैक्ट ऐसा मानना है कि 12% से 5% GST होने की अपेक्षा है। अगर ऐसा होता है तो ऑब्वियसली फाइनेंसिंग कंपनीज लाइक श्री इंफ्रा कुड डेफिनेटली बेनिफिट। लेकिन आई थिंक जो डायरेक्ट बेनिफिशियरीज है वो टिपिकली रूरल प्लेस है, जैसे कि फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज रहेगा, जैन इरिगेशन रहेगा। तो हमको लग रहा है कि ये दोनों ही शेयर्स पे टिम्पी एक पॉजिटिव रुझान रख के आज मार्केट्स में अगर थोड़ी बहुत गिरावट मिलती है तो इनको डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि होपफुली FY19 भी अर्निंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी स्ट्रांग होना चाहिए। तब तक GST और डीमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट जो है वो पूरी तरह से न्यूट्रलाइज होगा और अर्निंग्स ग्रोथ काफी स्ट्रांग रहेगी। ये इंपॉर्टेंट है इस बार, जो अविनाश हमको बात बता रहे थे कि इस चीज पर जरूर ध्यान रखना होगा कि अर्निंग्स के बीच में GST कैसे आगे बढ़ रहा है, इनकी काउंसिल की बैठक और बजट को लेकर और क्या स्टोरी मार्केट के अंदर आती है, क्योंकि इस बीच खबरें काफी होंगी, बजट शायद थोड़ा छोटा होगा। शेयर बाजार लाइव में अब समय है कुछ खबरों वाले शेयर्स को जानने के बारे में। हमारे साथ अंचल है अभी। अंचल, फाइनेंशियल सेक्टर में फिर से मर्जर्स और एक्विजिशन की बातें गरमा रही हैं। बताइए कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनको आज नजर में रखना चाहिए? बिल्कुल अनीशा, शुरुआत पहले सरकारी कंपनियों से करते हैं। NMDC का OFS आज से खुलेगा और सरकार की OFS के जरिए 1.5% हिस्सेदारी बेचने की योजना है, लेकिन साथ ही इस OFS के ग्रीन शू ऑप्शन भी है जिसके तहत 1.5% अतिरिक्त हिस्सेदारी सरकार बेच सकती है। यानी अगर OFS को अच्छा रिस्पांस मिलता है तो ग्रीन शू ऑप्शन इनिशिएट हो जाएगा। OFS के जरिए 750 करोड़ रुपए जुटा सकती है सरकार, और ग्रीन शू ऑप्शन क्योंकि वो भी 1.5% का ही है, सेम भाव पर है, तो इसलिए अतिरिक्त 750 करोड़ जुटाने का भी विकल्प है। यानी करीब करीब 1500 करोड़ की रकम सरकार को मिल सकती है। जहां तक रही बात किस भाव से OFS आएगा, तो भाव है 153 रुपए 50 पैसे प्रति शेयर का, इस भाव से OFS आएगा। तो कहीं ना कहीं आज NMDC पे फोकस रखिएगा, साथ ही उन सभी कंपनियों में जो डाइवेस्टमेंट के लिए बड़े दावेदार माने जा रहे हैं। दूसरी ओर बोर्ड बैठक की प्रक्रिया अब तेज हो गई है। SJVN और साथ ही साथ आरती ड्रग्स दोनों के बोर्ड्स ने अप्रूवल दे दिया है बायबैक को। SJVN के केस में 5% हिस्सेदारी को बोर्ड ने मंजूरी दी है और जो भाव है 38 रुपीज 75 पैसे पर शेयर, यानी करीब करीब 2.5% ऊपर कल की क्लोजिंग से जो बायबैक का भाव तय किया गया है। साथ ही इस पूरे बायबैक पे कंपनी करीब 800 करोड़ का खर्च करेगी। दूसरी ओर आरती ड्रग्स में 1.15% शेयरों का बायबैक होगा और जो बायबैक प्राइस है वो 875 रुपीज पर शेयर तय किया गया है। मौजूदा 732 की क्लोजिंग के मुकाबले एक अच्छे प्रीमियम पे आरती ड्रग्स का बायबैक आएगा। आप बात कर रहे थे फाइनेंशियल सेक्टर में मर्जर्स की, और डेफिनेटली कैपिटल फर्स्ट की तरफ से खबर आ रही है और अभी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन सूत्रों के हवाले से ये खबर मिल रही है कि IDFC बैंक के साथ मर्जर को लेकर बातचीत चल रही है। अगर ये मर्जर होता है काफी बड़ी खबर हो सकती है। और साथ ही ये भी बोला जा रहा है कि 7 साल में जो एसेट बुक है वो 935 करोड़ में बढ़कर 23,000 करोड़ हो चुकी है कैपिटल फर्स्ट की। और अब अगर IDFC बैंक के साथ मर्जर होता है या फिर कोई कंफर्मेशन आती है तो ये दोनों ही कंपनियों के लिए काफी पॉजिटिव ट्रिगर बन सकता है। अशोक लेलैंड, M&M, टाटा मोटर्स सभी
हेवी व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स पे फोकस रखिएगा। कारण ये है कि परिवहन मंत्रालय ने एक और जो स्क्रैपिंग स्कीम है उसमें एक और एडिशन करने की योजना पे विचार कर रही है। बेसिकली जो ट्रक्स रहती है उनकी एज डिफाइन करने पे बातचीत चल रही है। अब पर्यावरण मंत्रालय सोच रही है कि 15 से 20 साल का एक रेंज दिया जाए जो ट्रक की एज तय कर दी जाए और इसके बियॉन्ड कोई ट्रक ना रोड्स पर चले। तो अगर इस पॉलिसी में वापस से रूपरेखा तय होकर आती है, अनाउंसमेंट आती है, तो इन सभी ट्रक मैन्युफैक्चरर्स के लिए फायदे वाली खबर है, क्योंकि पुरानी ट्रकें बंद हो जाएंगी और नई ट्रकों की डिमांड वापस से आएगी। तो कहीं ना कहीं अशोक लेलैंड, M&M, टाटा मोटर्स जैसे शेयरों पर आपको फोकस रखना आज चल सकते हैं। कोल इंडिया पे अभी अभी खबर आई है, कंपनी ने कोयले की कीमतें बढ़ाई हैं। आज से जो कोयले की कीमतें हैं वो बढ़ाई गई हैं। साथ ही ये भी कंपनी ने कहा है कि FY18 में कीमतें बढ़ने से 1956 करोड़ की आय होगी, वहीं FY19 में 6421 करोड़ की आय कंपनी को मिलेगी। पॉजिटिव खबर है कोल इंडिया के लिए, यहाँ पे फोकस रखिएगा, तेजी रह सकती है। और लास्टली जेट एयरवेज, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे गिरावट आ सकती। कारण ये है कि जो एयरलाइंस कंपनी है उसकी एक एयर होस्टेस और एयर होस्टेस समेत 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। ये गिरफ्तार किए गए बेसिकली $80,000 US को इलीगली शिप कर रहे थे, इंडिया से बाहर ले जा रहे थे, और वो करते हुए पकड़े गए हैं। DRIN को खुफिया सूचना मिली थी जिसके बाद उन्होंने पूरी कार्रवाई की और एक एयर होस्टेस समेत 2 अतिरिक्त लोगों को गिरफ्तार किया है। और जो एक पैसे थे ये एल्यूमिनियम फॉइल में रैप करके फ्लाइट के थ्रू ले जाए जाने की कोशिश की जा रही थी। तो कहीं ना कहीं आज जेट एयरवेज में बिकवाली रह सकती है। ठीक है, ये कुछ एक अहम स्टॉक्स हैं जिस पे आज असर पड़ सकता है। खैर, कुछ खबरों वाले शेयर्स के साथ साथ आपको मैं नंबर्स वाले शेयर भी बता दूं। आज रिजल्ट जिनका आएगा साउथ इंडियन बैंक और शेल्बी का, इन दोनों के नंबर्स भी आने वाले हैं। इन सभी स्टॉक्स पे एक बार जरा ये भी जान लेते हैं आज ट्रेड कैसे लेना है। शुरुआत करते हैं SGVN के साथ और आरती ड्रग्स के साथ। एक बार आशीष आपको ही देखना होगा चार्ट्स पे, क्योंकि खबर तो सिस्टम में बहुत पहले से ही है। जब बायबैक की अनाउंसमेंट हुई थी 38.75 का भाव आया है SGVN का, जो कि मौजूदा भाव ही है। और आरती ड्रग्स का रेट अच्छा आया है, ये करीब 875 का है। ये शायद थोड़ा चेज होगा। स्ट्रक्चर किसका ज्यादा ठीक है, आरती ड्रग्स का या SGVN को शॉर्ट करें आज? मैं मानता हूं कि SGVN में शॉर्ट करके चल सकते हैं, क्योंकि जिस तरह के उछाल ऑलरेडी आ चुका है तो आज एक सेलिंग प्रेशर आता हुआ दिखाई देगा। और अगर आरती ड्रग्स का अगर हम चार्ट स्ट्रक्चर देखते हैं तो वो बेहतरीन है। ऑलरेडी ये स्टॉक करीबन 540 से 760 तक गया था, थोड़ा करेक्शन आया है, लेकिन आज मैं मानता हूं कि यहाँ पे भी एक थोड़ा सा उछाल आने की संभावना है। अगर एक अच्छा प्राइस मिलता है बाइंग के लिए तो स्टॉप लॉस 720 का रखे और लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। ठीक है, इम्तियाज, IDFC बैंक और कैपिटल फर्स्ट खबर आ रही है कि मर्जर पॉसिबल है, दोनों के लिए क्या टारगेट्स हैं? देखिए, मैं IDFC बैंक के ऊपर थोड़ा सा यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगा। काफी अच्छी यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे स्टॉक्स में अपर्स यू कैन से अप ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। जो मेजर रेजिस्टेंस था यहाँ पे 61 रुपीज का, वो कॉल ऑफ किया है, उसके ऊपर मेंटेन किया। तो मेरे ख्याल से अब ये स्टॉक्स तकरीबन 70 या 72 रुपीज तक के हायर साइड में इमीडिएटली जाते हुए नजर आ सकता है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे IDFC बैंक में पोजिशन बनाया जा सकता है और टारगेट रहेगा तकरीबन 70-72 के आसपास। एक HDL भी आप देखिए जरा, इम्तियाज आपको ही देखना होगा, क्योंकि F&O बैन के अंदर है आज। और इस पे अब खबर यह आई कि 11 जनवरी को इनकी भी बैठक है। ये 200 करोड़ रुपए 200 करोड़ रुपए जुटाना चाहते हैं। आज शेयर चलेगा या फिर नहीं चलेगा? चलेगा तो कैसे बनाएं? कैश में बना ले पोजीशन, F&O में तो बैन है। देखिए, मेरे ख्याल से थोड़ा सा अगर हम टाइम फ्रेम बढ़ा देवे यहाँ पे, शॉर्ट टर्म कर दीजिए, तो मेरे ख्याल से SDL में काफी अच्छा मोमेंटम बन सकता है यहाँ पे। देखिए, काफी ज्यादा यहाँ पे हडल बना हुआ है यहाँ पे 68 रुपीज के आसपास का। जैसे स्टॉक 68 रुपीज को सरपास कर जाएगा, मेरे ख्याल से एक अच्छी तेजी यहाँ पे बनते हुए नजर आ सकती है। तो मेरे ख्याल से फिलहाल तो कैश में ही यहाँ पे बाई किया जा सकता है और यहाँ पे होल्ड करिए पोजीशन। मेरे ख्याल से 2 से 3 हफ्ते अगर हम होल्ड करते हैं तो मेरे ख्याल से ऊपरी स्तर में काफी अच्छे मोमेंटम तकरीबन 75, 76 या मे भी 80 रुपया ये रैली में हमें टच होते नजर आ सके। अविनाश, आप एक बार पहले भी फार्मा कंपनीज के बारे में बता रहे थे कि सिलेक्टिव होकर बाइंग करना चाहिए, और दर्शकों की तरफ से मैं आपको शुक्रिया अदा कर दूं, क्योंकि आपने सन फार्मा हमको सही रेट पे बताया था कि यहाँ पे एंट्री की जा सकती है। उस समय शायद मेरे को याद है 500 रुपए का रेट था। आज 100 रुपए का गेन तो हम आ चुके हैं, एक क्वार्टर में ही हमने पा लिया सन फार्मा से ही। सर, अब क्या करना है? अभी भी आप बुलिश है सन फार्मा पे, या फिर अभी थोड़ा रुकना चाहिए, वापस डिप पे फिर बाय करें, या इन स्तरों पर भी पोजीशन ली जा सकती है?
डीपी, पहली बात तो आई थिंक सन फार्मा में एक जो नियर टर्म ट्रिगर है वो उनके हलोल फैसिलिटी पे रहेगा। मेरे ख्याल से मिड फरवरी में रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि यहाँ पे हलोल की फैसिलिटी का री इंस्पेक्शन होने वाला है और अंदाजा है कि अभी इस बार शायद हलोल फैसिलिटी पूरी तरह से क्लियर होगी। ऐसा होता है तो स्टॉक में और थोड़ी रीरेटिंग आने की अपेक्षा रहेगी, क्योंकि काफ़ी प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो हलोल से बनते हैं और जो अभी पूरी तरह से तैयार है, लेकिन अप्रूवल करने के बाद ही ये प्रोडक्शन शुरुआत होगा। तो मेरे ख्याल से अभी भी अगर पोजीशन लेनी है तो आई थिंक वन कैन डेफिनेटली टेक अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म पोजीशन और 90% चांसेस है कि ये अप्रूवल इस बार जरूर आने की अपेक्षा रहेगी। तो डेफिनेटली ये स्टॉक में और बज आने की इंप्रूवमेंट आगे भी रहनी चाहिए। ठीक है, अप्रूवल आएगी तो सन फार्मा की यहाँ पे तस्वीर बदल सकती है, इस पे आप जरूर ध्यान रखें। अब बात करते हैं ब्रोकरेज वाले शेयरों की। देखा जाए तो SGX निफ्टी अभी इंडिकेट कर रहा है एक पॉजिटिव ओपनिंग, 25 पॉइंट ऊपर शुरुआत हो सकती है निफ्टी की। पर आज जब हम ब्रोकरेजेस की बात करते हैं तो फोकस रहेगा मिड कैप स्टॉक्स पर, क्योंकि मिड कैप स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी देखी गई है। चलते हैं संदीप के पास जो हमें बताएंगे आज ब्रोकरेजेस मिड कैप स्टॉक्स पे क्या कह रही है। संदीप, CLSA की एक रिपोर्ट आई है जो मिड कैप्स के बारे में बात कर रही है। काफी जानकारों का मानना है कि ये एक्सपेंसिव है, वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है, बचना चाहिए। CLSA क्या कह रही है? इनफैक्ट CLSA भी अनिशा इस चीज से इत्तेफाक रखता है। उनका मानना है कि मिड कैप्स के जो वैल्यूएशंस हैं वो अब महंगे हो चले हैं। हालांकि उनका ये कहना है कि जो लिक्विडिटी आ रही है मार्केट में वो उससे हो सकता है कि मिड कैप्स में जो खरीदारी है अब भी जारी रहे, लेकिन आप काफी चुनिंदा रहिए, कॉशियस रहिए। जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स को लेकर सेबी के नए नियम आए हैं उससे हो सकता है, क्योंकि जो लिक्विडिटी है, कुछ जो लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल प्लेज हैं, जो लंबी अवधि के जो आइडियाज हैं, उनमें खरीदारी जारी रह सकती है। उन्होंने अपने जो कुछ टॉप पिक्स हैं मिड कैप स्पेस में वो भी बताए, आपके सामने रखता हूँ। एक तो अरविंद है, अपोलो हॉस्पिटल, क्रॉम्पटन ग्रीव्स, सेंचुरी प्लाई, इसके अलावा गोदरेज प्रॉपर्टीज, जुबिलेंट फूड वर्क्स और वरुण बेवरेजेस। ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि उनको अब भी लंबी अवधि के नजरिए से मिड कैप स्पेस से काफी पसंद है। लेकिन ध्यान रखिए 3 स्टॉक्स उन्होंने बिकवाली के लिए बताए इस मिड कैप स्पेस से। एक तो है पिडिलाइट, दूसरा कोलगेट है और तीसरा हैवेल्स। ये उनका मानना है कि मिड कैप स्पेस से आप इन स्टॉक से बच के रहिए। ठीक है, जहां पे बिकवाली है वो तीनों शेयर्स आपके सामने, पिडिलाइट, कोलगेट, हेवल्स, ये तीनों कंजम्पशन के शेयर हैं, चल काफी चुके हैं। लेकिन जो इनकी टॉप पिक है उसमें एक अपोलो हॉस्पिटल भी है। आशीष, जल्दी से एक बार जरा चार्ट देख के बताएं अपोलो हॉस्पिटल्स क्या करना है, क्योंकि फोर्टिस में तो बहुत खबरें हैं। इस हॉस्पिटल सेगमेंट में 2 ही शेयर अच्छे हैं, एक अपोलो और एक फोर्टिस में तो खबरें बहुत है। अपोलो पे क्या करें? अपोलो पे अगर नई पोजीशन बनानी है तो मैं थोड़ा वेट करूंगा। जैसे ये स्टॉक अभी करीबन 1180 के लेवल पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है कल के क्लोजिंग बेसिस पे। 1220 एक ऐसा लेवल है जिसके लिए मैं वेट करूंगा। अगर ये स्टॉक 1220 के ऊपर निकलता है तो एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न फॉर्मेशन को ब्रेकआउट मिलेगा और एक अच्छा खासा मोमेंटम इस स्टॉक में वापस आएगा। जब तक 1220 के नीचे है, नई लॉन्ग पोजीशन बनाने की सलाह नहीं होगी। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करना चाहिए जिनके पास अभी ये पोजीशन होल्ड है। ठीक है, तो एक बार 1220 की वेट भी कर सकते हैं। होल्डिंग वाली तो ठीक है पोजीशन है, लेकिन जिनको ताज़ा खरीदारी करनी है एक बार 1220 का वेट कीजिएगा, उसके बाद इसको पकड़ना है, उसको बाद लेना है इसको एक्चुअली। इसके अलावा दीपक नाइट्रेट पे कवरेज शुरू हुई है। बिल्कुल, एडलवाइज की रिपोर्ट आई है, कवरेज शुरू करी है। 30% अपसाइड है डिम्पी यहाँ पे शेयर में, क्योंकि जो टारगेट प्राइस दिया जा रहा है वो 360 रुपए का है। कल भी काफी अच्छा चला था शेयर, लेकिन एडलवाइज मानता है कि इनका एक एसीटोन फिनॉल प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है FY19 में। उससे इनके जो नतीजे हैं उसमें काफी बड़ा सुधार देखने को मिलेगा, जिस वजह से उन्होंने 1 साल का लक्ष्य दिया है 360 रुपए का। ठीक है, अभी 275 का है, 360 का टारगेट है, करीब 90 रुपए चल सकता है यहाँ से। ये होटल इंडस्ट्रीज के कल शेयर काफी चल रहे थे, इस पर भी कोई रिपोर्ट है क्या? इंडियन होटल्स पे HSBC की रिपोर्ट आई है, उन्होंने बाय रेटिंग बरकरार रखी है और टारगेट प्राइस को इंक्रीज किया है। पहले टारगेट था 135 रुपए 70 पैसे का, अब उसे बढ़ाकर 145 रुपए किया है। उनका कहना है कि एक तो इनकी जो सब्सिडरी है उसके कारोबार में रिकवरी आ रही है और दूसरा जो GST की दरें कम की गई हैं। ये 2 मेन ट्रिगर्स हैं जो कि स्टॉक को ड्राइव करते हुए दिखेंगे। अविनाश, ये लक्ष्य तो थोड़ा घटा दिया गया है, लेकिन फिर भी बाय रेटिंग अभी बरकरार है इंडियन होटल्स पे, माफ कीजिए बढ़ाया गया, 145 किया गया है। आपकी राय क्या है इंडियन होटल्स पे, करना क्या चाहिए सर? आई थिंक मेरे ख्याल से इंडियन होटल्स में काफ़ी रिस्ट्रक्चरिंग की बातें हो रही है। इनफैक्ट यहाँ पे जो डेट रिस्ट्रक्चरिंग अगर ये ज़्यादा जल्दी पेस पकड़ती है तो इसमें अर्निंग्स में अच्छा पॉजिटिव इजाफा आ सकता है। तो मुझे लग रहा है कि जिनको लंबी नज़रिए से ये स्टॉक लेना है, मेरे ख्याल से कम एक्यूमुलेट करे। इवन एट द करंट लेवल्स रिस्क रिवॉर्ड अच्छा बन सकता है, बट नज़रिया कम से कम 18 to 24 मंथ्स का रखे, क्योंकि काफ़ी समय के बाद अगर टाटा ग्रुप में ये डेट रिस्ट्रक्चरिंग लेके इंडियन होटल्स में अगर कटौती होती है तो इसका इम्पैक्ट आपको पॉजिटिवली अर्निंग्स में FY19 और FY20 में रिफ्लेक्ट होगा। तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स अच्छे, लेकिन शॉर्ट टर्म में हमको नहीं लग रहा है कोई बड़ी अपसाइड आएगी। पिक्चर 12 से 18 महीने का ही रखना जरूरी लगेगा इन्वेस्टर्स के लिए।
संदीप, जेफरीज की एक रिपोर्ट आई है तेल गैस शेयरों पर, क्या कह रहे हैं? उनका मानना है कि अगर आप ऑयल एंड गैस में अपस्ट्रीम यानी कि तेल उत्पादक कंपनियों में देखें तो उनको ओएनजीसी सबसे ज्यादा पसंद है और ओएमसी इसमें बीपीसीएल एचपीसीएल के मुकाबले आईओसी उनको सस्ता शेयर नजर आता है, तो ओएमसी इसमें आईओसी उनका प्रेफर्ड पिक है। उनका ये कहना है कि जिस तरह से क्रूड में उछाल आया और पॉलिटिकल एक्टिविटी काफी रहेगी अगले एक साल में, उससे हो सकता है कि जो मार्केटिंग मार्जिन हैं ओएमसी के उस पर प्रेशर देखने को मिले और हो सकता है कि जीआरएम्स पे भी प्रेशर आता हो देखे, जिस वजह से नतीजों पर दबाव रहे। तो अगर पीछे 2-3 दिन में अगर आप देखें तो प्राइसेस काफी ज्यादा बढ़े हैं पेट्रोल डीजल के, लेकिन अगर मार्केटिंग मार्जिन को नॉर्मलाइज होना है तो कीमतें और बढ़ने की जरूरत है। तो ओएमसी में केवल आईओसी उनको पसंद है और ऑयल एंड गैस जो प्रोड्यूसर्स हैं उनमें ओएनजीसी का शेयर पसंद है। ठीक है, इंटरेस्टिंग है कि एडलवाइस की रिपोर्ट जो कि सेल पे आई है निशा, ये 65 रुपए से 100 रुपए हो चुका है सेल। हालांकि मेटल्स को लेकर कल हमने गौतम शाह से भी बातचीत की थी जीएम फाइनेंशियल्स के, वो भी यही बात कर रहे हैं कि मेटल्स का ये साल रह सकता है 2018 और खासकर जो एलएमई कनेक्शन है यानी कि लंदन मेटल एक्सचेंज से जो कनेक्शन है वो आप ज्यादा देखें बजाय उस चीज को कि जिसमें डेट का रिवाइवल हो रहा है या जो एनसीएलटी से बाहर आ रही है, क्योंकि मेटल्स कंपनी का प्रोपोर्शन भी काफी है और टोटल लोन बुक्स में अगर बैंक्स की देखेंगे तो करीब 20% से ज्यादा का एक्सपोजर इन मेटल्स के पास ही आके फंसता है। तो सेल पे आज बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है एडलवाइस की, जरा ये भी बताएं दर्शकों को संदीप। देखिए, जो दीपक नाइट्राइट पे रिपोर्ट आई ना डिम्पी, उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग मुझे ये रिपोर्ट लग रही है। एडलवाइस ने यहाँ पे खरीदारी की सलाह दी और टारगेट आप सुनकर शायद हैरान हो जाएंगे, 210 रुपए का टारगेट प्राइस दिया उन्होंने और शेयर आप देखिए 100 रुपए के भी नीचे ट्रेड करा, यानी कि मौजूदा स्तर से करीब 115 रुपए के आसपास की 115% की अपसाइड आपको नजर आएगी। उनका ये कहना है कि FY18 के एंड तक स्टॉक का टर्न अराउंड हो जाएगा, यानी कि ये कंपनी घाटे से मुनाफे में आ जाएगी और FY19 की शुरुआत से ऐसा हो सकता है कि ये कंपनी आपको ब्लैक में यानी कि मुनाफे में आती हुई दिखे। रूरल हाउसिंग, सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर पे पुश और उसके साथ साथ जो आईपी ग्रोथ में सुधार होगा, ये 3 मेन ट्रिगर्स हैं जो कि इस स्टॉक के लिए काम करते हुए दिखे, इनके कारोबार में रिवाइवल आता हुआ दिखेगा। इसलिए 115% के अपसाइड के साथ 210 रुपए का टारगेट प्राइस दिया एडलवाइस ने। ठीक है, 210 रुपए का टारगेट। अविनाश, आप भी इस राय से इत्तेफाक रखते हैं जो एडलवाइस ने बताई है कि ये तो 200 रुपए का यानी कि यहां से भी डबल हो जाएगा, ये वैसे ही अच्छा मुनाफा दे चुका है, रिपोर्ट तो कहती है यहां से भी डबल हो जाएगा, सेल पे क्या करना है सर? नहीं, मुझे लग रहा है कि अगर नजरिया थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म है डिम्पी, तो सेल में डेफिनेटली सबसे ज्यादा ऑपरेटिंग लेवरेज है। इनके पास ऑलरेडी काफी बड़ी कैपेसिटी है और जिस प्रकार के स्टील के प्राइसेस बहुत डोमेस्टिकली और ग्लोबली बढ़े हैं, हमको लग रहा है कि आने वाले 1-2 क्वार्टर्स और FY19 कंपनी के लिए काफी फायदेमंद रहेगा। तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली अगर लंबा टाइम होराइजन है तो इसको अभी भी खरीदा जा सकता है। मैं समझता हूं कि टारगेट प्राइस कहना मुश्किल है, लेकिन डेफिनेटली इवन फ्रॉम दिस लेवल रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा हो सकता है। एक छोटा शेयर है जिसपे खरीदारी की राय है प्रभुदास लीलाधर की, जेंसर टेक। एक बार आशीष आपको चेक करना होगा ये टेक्निकली कितना ठीक है जेंसर टेक। जेंसर टेक का अगर ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देखते तो मैं मानता हूं कि ये इसमें बुलिश मोमेंटम आना चालू हो गया है, क्योंकि हम इसका अगर ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देखते तो पिछले 6-7 महीने से कंसिस्टेंटली लोअर टॉप लोअर बॉटम बनाते हुए चल रहा था, लेकिन अभी ट्रेंड रिवर्सल दे चुका है। फिलहाल 881 लेवल पे ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। जैसे ये स्टॉक 892 का लेवल क्रॉस करेगा, इसका पहला लक्ष्य रहेगा करीबन 940 का। तो बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर है, किसी को अभी खरीदारी करनी है तो खरीदारी की जा सकती है। पहला लक्ष्य 892 है जो एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म है, जैसे 892 के ऊपर निकलेगा 950 का टारगेट होगा। ठीक है संदीप, एक आखिरी ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट वो है मैक्वारी की। कल आईसीआईसीआई प्रू तो अच्छा चल रहा था, इनकी एक और कंपनी लोम्बार्ड भी है, इसको लेकर कुछ रिपोर्ट है क्या? कवरेज इनिशिएट करी है और डिम्पी कई लंबे समय के बाद में देख रहा हूँ कोई ऐसी रिपोर्ट आई है जिसमें अंडर परफॉर्म रेटिंग के साथ कवरेज इनिशिएट की गई है और टारगेट प्राइस वो दे रहे 565 रुपए का। शेयर 850 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, 300 रुपए के आसपास की जो डाउन साइड है वो स्टॉक में देखने को मिल सकती है। उनका ये कहना है कि इस पूरे स्पेस में अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके साथ साथ आपको ध्यान ये भी रखना होगा कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है और जो वैल्यूएशन है स्टॉक के, यहाँ से अपसाइड स्टॉक में नहीं बचती हुई नजर आ रही, उसकी गुंजाइश नजर नहीं आती, जिस वजह से अंडर परफॉर्म रेटिंग के साथ उन्होंने कवरेज इनिशिएट करी है। 565 का टारगेट। ठीक है, 565 का टारगेट है और अभी शेयर चल रहा है 850 के आसपास, यानी कि 300 रुपए का गैप है यहाँ से। एक बार इम्तियाज आप देखेंगे क्या शॉर्ट कर सकते हैं इसको? ये कल 3% ऊपर बंद हुआ है, अगर आज नहीं खुला जा रहा तेज या फिर फ्लैट ही रहा तो शेयर पर शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी दे देगा, कम से कम आज तो दे ही देगा रिपोर्ट के बेसिस पर। देखिए नो डाउट मेरे ख्याल से थोड़ा सा यहाँ पे हमें बिकवाली होते हुए नजर आ सकती है, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हावी हो सकता है, बट एज ऑफ नाउ जो हिसाब से मार्केट कंडीशन बना हुआ है मेरे ख्याल से थोड़ा हम इंट्राडे पोजीशन तो कर सकते हैं, बट कैरी फॉरवर्ड करना थोड़ा मुश्किल है। हो सकता है कि मार्केट थोड़ा और टाइम ले, ये हफ्ता थोड़ा सा मोमेंटम पीक रहे हुए।
ठीक है। चलिए अविनाश, जल्दी से आप बताइए टेलीकॉम स्टॉक्स के साथ क्या करना चाहिए। अभी जियो के टैरिफ्स आए हैं, डेटा में काफ़ी डिस्काउंटिंग है और आइडिया सेलुलर और भारती एयरटेल में वीकनेस देखी गई है जब मार्केट ऊपर जा रही है। क्या करना चाहिए इन दोनों शेयरों के साथ, आइडिया और भारती एयरटेल? आई थिंक मेरे ख्याल से जिस प्रकार का टैरिफ प्राइसिंग कंपटीशन अभी वापस आ चुका है इस करंट प्लान के बाद, हमको लग रहा है कि आने वाले 1-2 क्वार्टर्स वापस आरपू को लेके काफ़ी सिग्निफिकेंटली कॉम्पिटिटिव रहेंगे और दोनों ही शेयर्स में एक वीकनेस की ट्रेंड फंडामेंटली देखने को मिलेगी। हमको लग रहा है कि ऑलरेडी मार्जिन प्रेशर है वो और गहराता हुआ दिखाई देगा और आइडिया और भारती एयरटेल में मेरे ख्याल से एटलीस्ट नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स प्रॉफिटेबिलिटी दबी हुई रहेगी। अगर टेलीकॉम में किसी को पोजीशन लेनी है तो मैं समझता हूं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज जो पेरेंट कंपनी है जियो के लिए, उसमें ही एक अच्छी पोजीशन बनाई जा सकती है, बट अवॉइड भारती एयरटेल एंड आइडिया। नए नए इनोवेशन भारत के अंदर होते रहते हैं और अब एक खबर ऐसी है जो कि अगर आप यानी हवाई सफर करते हैं तो आपके लिए तो बड़ी इंपॉर्टेंट है जानना। ये दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर जेट एयरवेज की एक एयर होस्टेस को करीब $80,000 यानी कि करीब 3 करोड़ 20 लाख रुपए की करेंसी के साथ गिरफ्तार किया गया है। आरोप यह है कि एयर होस्टेस अपने बैग में छिपाकर यह रकम ले जा रही थी। उसने सुरक्षा एजेंसीज को धोखा देने के लिए नोटों के बंडल को एल्यूमिनियम फॉइल में छुपा लिया था ताकि वो बंडल कुछ खाने पीने का सामान लगे। बताया यह भी जा रहा है कि गिरफ्तार एयर होस्टेस हवाला के जरिए विदेशी करेंसी बाहर भेजती थी और आरोप एयर होस्टेस जितना पैसा बाहर भेजती रही है उसका करीब आधा हिस्सा वह खुद भी रखती थी। फ्लाइट में एयर होस्टेस के जरिए हवाला का यह शायद पहला मामला है। तो हवा में हवाला है, ये इस खबर से साफ दिख रहा है। खैर, आज शेयर पे कितना असर होगा नहीं होगा, ये खबर क्या सिर्फ एक अहम जानकारी तौर पर है, ये सवाल जरूर खड़ा करती है सुरक्षा एजेंसीज पर जो खाने के पैकेट में और नोटों के बंडल में शायद फर्क जरा नहीं कर पाए हैं। तो एक बार ये जरूर ध्यान रखना होगा। और ये बात बताया जा रहा है कि ये पहला मामला नहीं है, हो सकता है इससे पहले के मामले में भी ऐसा हो, क्योंकि इससे पहले भी अगर ये 50-50% की रकम है तो इससे पहले भी हवाला कारोबार के जरिए नो डाउट काफी पैसा भेजा जा चुका भी होगा। तो खैर, जेट एयरवेज पे कुछ रिएक्शन होगा या नहीं होगा, एक बार ये अविनाश से समझ लेते हैं। अविनाश, वैसे जानकारी तो बहुत अहम है, ये सेंसिटिव भी है, इसलिए शायद थोड़ा रिएक्शन मार्केट के हिसाब से पढ़ भी जाए। कितना पढ़ सकता है या फिर नहीं पड़ेगा, एक रूटीन खबर है ये जेट एयरवेज पे शेयर पे। नहीं, मुझे लग रहा है कि डिम्पी शायद थोड़ा सा सेंटिमेंटल इम्पैक्ट स्टॉक पे आ सकता है, बट इतना भी सिग्निफिकेंट नहीं है कि जिससे कोई बड़ी डी रेटिंग जेट के स्टॉक में आने की पॉसिबिलिटी रहेगी। तो मुझे लग रहा है ये कोई इतना बड़ा सीरियस मामला नहीं है जिससे कि शेयर में सारे बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या HNIs या रिटेल इन्वेस्टर्स नेगेटिव व्यू से ले। ये एक नॉर्मल रूटीन प्रोसेस है, तो मुझे लग रहा है कि इसमें कोई बड़ी डाउनसाइड आएगी ऐसा लग नहीं रहा है। खैर, ये मामला कुछ इंडिगो से भी जुड़ा हुआ था, जब एक यात्री के साथ हाथापाई की खबर भी आई थी, बहुत ट्रोल हुआ था सोशल मीडिया पे, लेकिन इंडिगो भी ज्यादा टूटा नहीं था। और आज जेट को लेकर जो खबर आ रही है उससे भी, जैसे अविनाश भी कह रहे हैं, कुछ ज्यादा फर्क तो खैर नहीं पड़ने वाला है। तो आज एक रूटीन खबर सोच के इस बार इस पर जेट पे ज्यादा नेगेटिव आज मत होइएगा, अगर एक खबर आपके भी व्हाट्सएप के जरिए आप तक भी पहुंची है तो सेटअप मार्केट का ठीक है। आज ग्लोबल मार्केट से संकेत अच्छे हैं। SGX निफ्टी अभी भी 23 अंक ऊपर है और हमारी निफ्टी अगर आप देखें तो कल 600 के ऊपर क्लोज करके गया है और आज SGX निफ्टी के भी संकेत अच्छे हैं। हाँ, अगर आप इंडेक्स के हिसाब से 40-50 पॉइंट से संतुष्ट नहीं है तो बिल्कुल स्टॉक स्पेसिफिक होइएगा और इसी स्टॉक स्पेसिफिक में काफी सारे ऐसे शेयर्स हैं जिस पे आप ध्यान रख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार जरा कोल इंडिया पे भी रिकमेंडेशन ले लेते हैं अविनाश की, क्योंकि इसने प्राइजेस बढ़ाए हैं। कल की क्लोजिंग और आज आई हुई खबर क्या का कुछ सरोकार है, क्योंकि कल जब क्लोज हो रहा था ये खबर डिस्काउंटेड नहीं थी। आज खबर का डिस्काउंट हो जाएगी अविनाश, ये जो कोल इंडिया ने कीमतें बढ़ाई हैं। नहीं, बिल्कुल। इनफैक्ट डिम्पी, मुझे लग रहा है कि इस स्टॉक में इन द नियर टर्म काफी पॉजिटिव ट्रिगर्स है। ये प्राइस राइज का जो न्यूज फ्लो आया है वो तो डेफिनेटली आज स्टॉक को एक पॉजिटिव अप ट्रेंड देने की क्षमता रखता है। लेकिन इंटरनेशनली भी कोल के प्राइसेस काफी बढ़ चुके हैं और लास्ट 2-3 महीने से जो प्रोडक्शन डेटा आ रहा है वो भी काफी पॉजिटिव है। और फोर्थ क्वार्टर में नॉर्मली कंपनी अपना एक बम्पर डिविडेंड शेयर होल्डर्स को देती है, तो ये भी फैक्टर स्टॉक के मूवमेंट में प्ले आउट होगा। तो मुझे लग रहा है कि इवन एट द करंट लेवल किसी को नियर टर्म का भी अगर डिविडेंड स्ट्रिपिंग करना है या मीडियम टर्म व्यू लेना है तो इसको डेफिनेटली खरीदा जा सकता है।
ठीक है, तो कोल इंडिया पर पॉजिटिव व्यू ही है। ये भी खबर आ रही है कि जो कमर्शियल व्हीकल्स और बसेस है उनकी स्क्रैपेज पॉलिसी में बदलाव आ सकता है। तो अशोक लेलैंड, M&M, टाटा मोटर्स के साथ क्या करना चाहिए अविनाश? आई थिंक क्लियरली ये जो स्क्रैपेज पॉलिसी है अनिशा, ये अगर आती है तो डेफिनेटली नए ट्रक का जो डिमांड पोटेंशियल है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट है, क्योंकि काफ़ी सिग्निफिकेंट जो पॉपुलेशन है ट्रक्स और बसेस का वो काफ़ी पुराना है, 20 साल पुराना। तो ये डेफिनेटली OEM कंपनी जैसे अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स को ऑब्वियसली फायदेमंद बात रहेगी। लेकिन यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि इवन जो रीसेल मार्केट है यहाँ पे भी हमको लग रहा है कि व्हीकल फाइनेंसिंग प्लेयर जैसे श्रीराम ट्रांसपोर्ट के लिए भी अच्छी बात रहेगी। और यहाँ पे हमने देखा है कि ऑलरेडी जो नंबर्स आ गए हैं Q2 के वो काफी अच्छे हैं। तो आई वुड से दैट इवन NBFCs में जो ट्रक फाइनेंसिंग करते हैं उनके ऊपर भी नजर रखें। ठीक है, ट्रक फाइनेंस वाली कंपनियां और जो ट्रक मैन्युफैक्चरर हैं उन दोनों पे आप फोकस कर सकते हैं। हालांकि बजट से ठीक पहले इस तरह की खबरें काफी आती हैं, लेकिन थोड़ा और पुख्ता, थोड़ी और जानकारी मिले तो बड़ी पोजीशंस बनाएगा, नहीं तो ट्रेडिंग स्विंग का जरूर इस्तेमाल कीजिए। अब करते हैं शुरू आज के F&O ट्रेड्स का सिलसिला, यानी कि सुपरफास्ट फ्यूचर्स। सबसे पहले रिटर्न कार्ड देखिएगा जरा। कल के जो शेयर्स हमने आपके सामने रखे थे मेहमानों ने, वो आज किस तरह का रिटर्न देखे गए हैं। कल के सेशन में टाटा केमिकल से करीब 15,000 रुपए, UPL करीब 8,500 रुपए देखे गया, और एक रिलायंस की 940 की कॉल हमने आपके सामने रखी थी। थोड़ा सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से दी थी कि रिलायंस का फ्यूचर लें तो आपकी मर्जी, ऑप्शंस के जरिए उतरना चाहते तो 940 की कॉल पे उतर सकते थे। 1250 वहां से जुड़े हैं। हालांकि बैंक निफ्टी और निफ्टी के प्रॉफिट्स हमने इसके अंदर ऐड ही नहीं किए, कल वो भी तेजी के साथ ही अच्छे चले हैं। तो हमारी जो कोशिश होती है कि कम से कम 20,000 अब तक मिल जाए, वो मिले हैं। कल भी सिलेक्टिव ही थे, 5 शेयर ही थे सर, 5 में से 3 तो आपके सामने रिटर्न कार्ड के अंदर ही आ गए जो कि आपको रिटर्न देके गए हैं। अब जरा वो शेयर्स देखते हैं जिनके आज F&O बैन है, जिनमें आज आपको ट्रेड लेना ही नहीं है। करीब 9 शेयरों की संख्या ऐसी है जो आज F&O बैन में है। फोर्टिस, GMR इंफ्रा, HDL जिसपे खबर भी है रकम जुटाने को लेकर, IFC, जैन इरिगेशन, ये F&O बैन में है। थोड़ा सा संभल कर ट्रेड कीजिएगा, मोमेंटम मिलता जरूर है इन सब शेयरों में, तो कैश में उतर के आइएगा। JP, आरकॉम, आर कैपिटल ये भी बैन में है, और वोकार्ड कल 1000 का लेवल दिखा गया, ये बैन में चला गया है। ये 9 शेयर ऐसे हैं जो कि बैन में है। अगर आप सीधा निफ्टी के फ्यूचर्स नहीं लेना चाहते लेकिन कन्विक्शन प्ले करना चाहते हैं तो इस कॉल के साथ जाइएगा। 10,600 की कॉल में अभी भी मोमेंटम है। ये 100 की कॉल है, ये स्विंग 20% का रोज देती है, यानी कि 20 रुपया इस कॉल से आपको रोज मिल जाएंगे। इसमें आपको ज्यादा मेहनत और ज्यादा कशमकश भी नहीं करनी पड़ेगी। अब जरा आज की कॉल्स, आशीष केलकर मेरे साथ हैं और इम्तियाज कुरैशी हैं, उनके दोनों के आज के वादा के शेयर जानते हैं। आशीष, आपसे शुरू करें, आपके आज के बेहतरीन F&O की कॉल्स। ओके, फ्यूचर्स के लिए मैं 2 स्टॉक यहाँ पे रिकमेंड करना चाहूंगा। पहला स्टॉक है BPCL। BPCL का अगर हम चार्ट स्ट्रक्चर देखते हैं तो बेहतरीन है, और जिस तरह का वॉल्यूम हमने कल देखा है तो मैं मानता हूं कि आज इसमें एक बुलिश मोमेंटम चालू होगा, और हम यहाँ पे बेस पे पकड़ने की कोशिश करने वाले हैं। खरीदारी करने की सलाह होगी, जो लेवल्स में बताने जा रहा हूँ वो स्पॉट के लेवल है, स्टॉप लॉस भी स्पॉट के ही ऊपर लगाना जरूरी है। खरीदारी करनी चाहिए BPCL में। स्टॉप लॉस 493 का होगा और स्पॉट में लक्ष्य रहेगा 512 का। और दूसरा जो स्टॉक मेरे रडार पर है वो है ITC। अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ आज बढ़त देखने को मिल सकती है, खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस 262 का होगा और पहला लक्ष्य होगा 272 का। चलिए इम्तियाज, आपके टॉप F&O बेट्स आज के लिए क्या है? देखिए, मेरा पहला यहाँ पे जो ट्रेडिंग पिक होगा यहाँ पे आज DHFL में होगा। यहाँ पे काफी अच्छी हमने गिरावट देखी है और रिट्रेसमेंट भी काफी अच्छे होते नजर आए। तकरीबन मोर देन 61.8% रिट्रेसमेंट होते हुए देखा हमने प्रीवियस रैली का। थोड़ा सा बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे होते हुए नजर आ रहा, तो मेरे ख्याल से आज बढ़त यहाँ पे देखने मिल सकती है। यहाँ पे हम यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं तकरीबन 616 रुपए का DHFL फ्यूचर में, और ऊपर का टारगेट होगा यहाँ पे 638 का। सिमिलरली हमने HPCL यहाँ पे दूसरा पिक लिया, हमने यहाँ पे उठाया। यहाँ पे HPCL के अंदर द स्ट्रक्चर इज वेरी क्लियर, डाउन साइड लिमिटेड हो चुका है, यहाँ पे अपसाइड ओपन होने में तैयारी है। यहाँ पे कल के दिन में हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन क्लोजिंग आया यहाँ पे, तो मेरे ख्याल से बढ़त अब यहाँ से थोड़ा सा और एक्सटेंड हो सकती है। जो प्रीवियस जो फॉल था उसको यहाँ पे 88% रिट्रेसमेंट हो सकता है। 411 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे बाई किया जा सकता है फॉर द टारगेट ऑफ 438। और तीसरा पिक होगा मेरा कोटक बैंक के ऊपर। हमने तमाम प्राइवेट बैंक्स में कोई बढ़त नहीं देखी, इतना जो मार्केट में पार्टिसिपेशन हुआ, मेरे ख्याल से अगर ये थोड़ा सा यहाँ से
मार्केट पार्टिसिपेशन बैंकिंग सेक्टर से थोड़ा सा अगर और यहाँ से कंट्रीब्यूशन मिलता है तो हो सकता है कि निफ्टी भी यहाँ पे काफी अच्छे एक हायर लेवल यहाँ पे दिखाए। तो कोटक बैंक में एक बाय करने के यहाँ पे सलाह होगी। 998 का स्टॉप लॉस होगा और ऊपरी स्तर में टारगेट होगा 1030 का। ठीक है, ये सारे वही शेयर्स हैं जो इंडेक्स को भी आज तेजी दे सकते हैं। और एक अच्छी बात यह है कि आज ऑयल मार्केटिंग पे दोनों ही आज के हमारे मेहमान ट्रेड करना चाहेंगे। बीपीसीएल पे बाय करेंगे आशीष केलकर और एचपीसीएल पे आज बाय करने की राय इम्तियाज कुरैशी दे रहे हैं। तो दोनों ये ऑयल मार्केटिंग के शेयर्स आज ध्यान रखेगा। कल हाउसिंग फाइनेंस वाली कंपनी अच्छी चली थी, उसमें दीवान हाउसिंग को चुन लिया इम्तियाज ने, इस पे ध्यान रखें। बैंकिंग का, खासकर निजी बैंकिंग का जो कन्विक्शन है काफी स्ट्रांग है, उसमें कोटक महिंद्रा बैंक है, ये चुना है इम्तियाज ने। इस पे आप वापस 1030 का टारगेट देखेंगे। और एक इंडेक्स का शेयर आईटीसी अगर आज हीरो बन गया तो ये इंडेक्स को प्रोपेल यानी कि खींच के ऊपर भी लेके आ सकता है। और जिस 700 की बात हम कर रहे हैं ना, ये आज आईटीसी इसमें अच्छी पार्टिसिपेशन दे सकता है। तो आईटीसी का फ्यूचर 272 के टारगेट के लिए ध्यान रखें। आशीष, एक और चीज है, एक ऑप्शन का सौदा भी आपसे चाहिए। राइट, ऑप्शन में एक बेहतरीन चार्ट के ऊपर दिखाई देने वाला स्टॉक रहेगा एल&टी फाइनेंस। एल&टी फाइनेंस का अगर हम चार्ट स्ट्रक्चर देखते हैं तो बहुत ही अच्छे रुझान चार्ट से मिल रहे हैं। जो शैडो इंडिकेटर्स मैं यूज कर रहा हूँ वो भी मुझे पॉजिटिव संकेत दे रहे हैं। तो मैं मानता हूँ कि ये ट्रेड हम ऑप्शन में कर सकते हैं। जनवरी महीने का 185 का कॉल यहाँ पे बाय करने की मैं सलाह दूंगा, जो कि करीबन ₹5.50 पे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉप लॉस के तौर पर ₹4 लगाना चाहिए ऑप्शन प्रीमियम में। और मेरा पहला लक्ष्य जो दिखाई दे रहा है वो आज या कल के ट्रेडिंग सेशन में ₹8 का है। ठीक है, ₹8 के टारगेट के लिए 185 की कॉल पकड़ के आज सौदा बनाइएगा, लगाइएगा। सिर्फ ₹4 का एक स्टॉप लॉस है, ₹5.5 की रेट में ये आपको मिल जाएगा। ये वादा की कॉल्स यहाँ पे पूरी हुई हैं, लेकिन आज का टुडेज ट्रेड कौन सा है जरा वो भी देखिए। बताएं रजत। जी बिल्कुल, लॉजिस्टिक शेयर्स में खरीदारी थी कल और हो सकता है कि वो और बढ़ जाए, लेकिन उसमें से एक पिक है नवकार कॉप जिसमें तेजी बढ़ सकती है। देखिए एक रेंज में था 207, 208, बहुत इंपॉर्टेंट स्टिफ रेजिस्टेंस था, उसके ऊपर क्लोज किया कल स्टॉक ने। डिलीवरी वॉल्यूम्स ठीक है, 54% के आसपास के औसत डिलीवरी वॉल्यूम्स। अच्छा, हाल फिलहाल में एक बड़ी खबर यह भी थी कि आशीष कचोलिया ने 0.7% हिस्सा जो है वो इस कंपनी में खरीदा है। म्यूचुअल फंड्स की 16% हिस्सेदारी, FIS की लगभग 7.5% हिस्सेदारी है इस कंपनी में। और वैल्यूएशन ठीक है, 4 तिमाही से लगातार मुनाफे में। और जिस हिसाब से चल रहा है 40% वॉल्यूम्स के मार्जिन पे कामकाज करता है, तो अपनी कैटेगरी में बेहतर मार्जिन पे ऑपरेट करने वाली कंपनी है। नतीजों से पहले खरीदारी बनी है, तेजी पकड़ सकता है, लेकिन इंट्राडे के लिए ट्रेड करते हैं तो 225 का रखें एक टारगेट और 208 का लगाना होगा एक स्टॉप लॉस नवकार कॉप पे।